पाकिस्तान के कई बड़े सरकारी इदारे मुसलसल खसारे में जा रहे हैं और उन्हें जनूबी एशिया में नाकिस तरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा करने वाले इदारे समझा जाता है। और ये इदारे हर साल सर्वाइवल के लिए 458 अरब रुपए से ज़ायद पब्लिक फंड्स की मद में खा जाते हैं। सिर्फ पीआई की बात करें, रवा साल के पहले निस्फ में 60.71 अरब रुपए का खसारा हुआ। पाकिस्तान स्टील मिल्स, अब तो वैसे उसकी बात करना भी लगता है कि वक्त को ज़ाया करने के मुतरादिफ है कि पाकिस्तान स्टील मिल्स से कोई उम्मीद रही नहीं है। 206 अरब रुपए के खसारे में। पाकिस्तान रेलवेज़ की बात करें, खसारा 50 अरब से ज़ायद। और यही वजह है कि गुज़श्ता कई सालों से खसारे के शिकार सरकारी इदारों की निजगारी का मुतालबा हो रहा है। लेकिन जब जब ये लफ्ज़ सामने आया तब तब उन इदारों के एम्प्लॉइज़ ने एहतजाज किया और इस मामले को आगे बढ़ा नहीं सके। इस वक्त भी अगर हम इंटरनेट सेटअप की बात करें, वो भी ये ख्वाहिश का इजहार कर चुके हैं, बल्कि कुछ स्टेप्स भी लिए गए हैं कि प्राइवेटाइज़ किया जाए, स्पेशली पीआईए को। इसी पर बात करेंगे। पीडीएम हुकूमत में वज़ीर-ए-आज़म कोऑर्डिनेटर फॉर इकॉनमी बिलाल कियानी साहब, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। पीआईए खैरियत में नहीं है जी। आपने जो अभी इंट्रो में बात की, यकीनन निजकारी हमारी मुआशी हिस्ट्री का एक हिस्सा रहा है और एक हमेशा एक सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, एक दुनिया में एक कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक समझा जाता है। मगर मैं थोड़ा सा तारीख में वापस थोड़ा पीछे जाके 90 की दहाई में, इन द 1990s, बिटवीन 1990 एंड 1993, जब नवाज शरीफ साहब पहली दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो उस टाइम पे पाकिस्तान उससे पहले नेशनलाइजेशन के एक फेज से गुजरा था। तो बहुत सारे आपकी इंडस्ट्री सेक्टर्स जो थे वो स्टेट ओन्ड थे। तो पहली वेव ऑफ प्राइवेटाइजेशन जो थी वो नवाज शरीफ साहब ने एज फर्स्ट टर्म प्राइम मिनिस्टर की थी और उस टाइम पे 93 एंटिटीज़, 93 आपकी एंटिटीज़ को प्राइवेटाइज किया गया था, जिसमें बैंक्स शामिल थे, रोटी प्लांट्स थे, घी प्लांट्स थे, टेक्सटाइल प्लांट्स थे, उनके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स थे। और उस टाइम पे जो मेन चीज़ थी वो ये थी कि जो एम्प्लॉईज़ के रिजर्वेशंस होते हैं, क्योंकि खदशात होते हैं फ़ौरन के जी हमें ले ऑफ कर दिया जाएगा, उनसे आप अगर डे वन से इंगेज करें और उनकी राइट्स प्रोटेक्ट करें, वेदर इन द फॉर्म ऑफ गोल्डन हैंडशेक्स, वॉलंटरी सेपरेशन स्कीम्स, ये चीज़ें 90s में उस टाइम पे की गई थी। तो उसको अगर आप उस प्राइवेटाइजेशन के अमल का हिस्सा बनाएं तो प्राइवेटाइजेशन हो सकती है, जिसमें और बुनियादी तौर पे प्राइवेटाइजेशन क्यों करनी चाहिए आपको? देखिए, बुनियादी तौर पे और उसका सबूत और उसके डिविडेंड्स हमारी कौम देख चुकी है। आप अगर बैंकिंग सेक्टर देख लें फॉर एग्जांपल, जहाँ पे कुछ स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस आज की आप खसारे में और हर साल आप 100 अरब रुपए उनमें खर्च रहे हैं जो अस्पतालों पे, स्कूलों पे लग सकते हैं। उसी तरह एक तरफ वो है, दूसरी तरफ आपके पास बैंक्स हैं जो प्राइवेट सेक्टर ओन्ड है प्राइमरली, जो वेल रेगुलेटेड है और जो सालाना प्रॉफिट्स भी कमा रहे हैं और साथ ही साथ टैक्सेस की मद में टैक्स एक्सचेकर को पे भी कर रहे हैं। तो देखिए, प्राइवेटाइजेशन आप प्राइमरली करते हैं ताकि नंबर 1 हुकूमत को खसारे ना उठाना पड़े, नंबर 2 जो वो सेक्टर्स हैं उससे जो सर्विस डिलीवरी मिलनी है पाकिस्तानी अवाम को वो बेहतर हो, ठीक है ना जी। और नंबर 3 वो आपके नेशनल एक्सचेकर में एक कंट्रीब्यूटर बने, बोझ बनने के बजाय। इतने फायदे हैं। नहीं, और चौथी बात कि देखिए, जब एक प्राइवेट सेक्टर को आप लीड लेने देते हैं, प्राइवेट सेक्टर मार्केट्स के तकाज़ों से कंपैरेटिव एनवायरनमेंट में जब काम करती है तो उससे उस इंडस्ट्री की जब ग्रोथ होती है तो उसमें फिर नौकरियां भी बढ़ती हैं। सर, कॉम्पिटेंट लोग आते हैं, सबसे बड़ी बात। जी। तो देखिए, अभी तो सरकारी भर्तियों की वजह से, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम किसी भी सरकारी महकमे की तरफ जाएं, आप कुछ भी स्कूल्स की बात कर लें, आप हॉस्पिटल्स की बात कर लें, आप बाकी इदारों की बात कर लें, यही होता है कि सरकारी भर्तियां ही सबसे ज़्यादा लॉस की जिम्मेदार होती हैं, क्योंकि वो कॉम्पिटेंट लोग बहुत सारे नहीं भी होते। जी देखिए, आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं। यही ड्रॉबैक्स होते हैं जब हुकूमत ओन करती है और दुनिया में डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट मॉडल्स होते हैं, मगर हमारे यहाँ नवाज शरीफ साहब भी हमेशा कहते आए हैं और एज फ्रॉम हिज फर्स्ट टर्म और कंसिस्टेंटली वो तीनों अदवार में उन्होंने ये चीज़ इंप्लीमेंट करके दिखाई है कि प्राइवेट सेक्टर को लीड लेनी चाहिए। प्राइवेटाइज क्यों नहीं कर सकती हुकूमत में? आप जरा इसका भी जी एक बड़ा तल्ख माजी है जी, ये भी मैं आपको ज़रा बता देता हूँ। मगर देखिए, प्राइवेट सेक्टर को लीड देनी चाहिए हुकूमत को। हुकूमत का काम है एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट बनाए, एक रेगुलेटरी एनवायरनमेंट बनाए। हुकूमत का काम कंपनीज चलाना नहीं है। द गवर्नमेंट हैज़ टू गेट आउट ऑफ द बिजनेस ऑफ डूइंग बिजनेस, इट इज़ नॉट देयर जॉब। एंड नवाज शरीफ साहब ने हमेशा तीनों अदवार में ये बात दिखाई है। अब आप जो पीआईए की बात कर रहे हैं, पीआईए 2013 से 18 के दौर में प्राइवेटाइजेशन का अमल वहाँ पे शुरू हुआ। एक प्राइवेटाइजेशन कमीशन एक हुकूमत का इदारा है, वो हुकूमत की जो भी प्राइवेटाइजेशंस होती हैं उसको, और आप खुद उसका हिस्सा भी थे जी। उस टाइम पे मैं उधर काम भी कर रहा था जी, तो वो मैंने खुद भी देखा कुछ प्राइवेटाइजेशन ट्रांजैक्शंस जो उस टाइम पे चल रही थी
मैं उनको एज ए ट्रांजैक्शन मैनेजर इन्वॉल्व भी था। कुछ और थी जो मेरे सामने हुई क्योंकि मैं उधर ही था। PIA उनमें शामिल है। PIA की बड़ी तरीके से एक प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस जारी थी जिसमें आप फाइनेंशियल एडवाइज़र हायर करते हैं आपको, जिसमें HR का एडवाइज़र भी शामिल होता है, जो स्पेसिफिकली आप देखते हैं कि वहाँ पे पेरोल क्या है, एम्प्लॉयज़ क्या हैं, उनको किस तरीके से आपने उनकी राइट्स प्रोटेक्ट करनी है, दीगर और जो पहलू होते हैं फाइनेंशियल टेक्निकल सारे उसमें देखे जाते हैं। उसके बाद फिर आप प्राइवेट सेक्टर को दावत देते हैं अपनी ड्यू डिलिजेंस करने के बाद कि वो आके अपना उसमें इंटरेस्ट शो करें। मगर बदकिस्मती से उस टाइम पे इसको पॉलिटिसाइज करके ऑपोजिशन ने, और उस टाइम पे बुनियादी तौर पे PTI ने किया था, 2016 की तकरीबन बात है। अच्छा। एहतजाज हुए थे, उसमें पॉलिटिसाइज करके एक जुमला जो हुआ सो हुआ। अब जिस तरह एक स्टेप लिया गया है निगरान हुकूमत ने, और अगर आप लोग बाद में आते हैं, ज़ाहिर है इलेक्शंस होंगे, फिर चीज़ें सामने आएंगी, आप लोग पूरी उम्मीद पूरे एतमाद हैं कि आप लोग हुकूमत बनाएंगे, प्राइवेटाइज कर पाएंगे इस दफ़ा? जी देखिए, मेरा ख्याल है बिल्कुल हमारी एक बुनियादी तरजीह होनी चाहिए कि स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को या तो रिस्पॉन्सिबल तरीके से एम्प्लॉयज़ की राइट्स प्रोटेक्ट करते हुए उसकी प्राइवेटाइजेशन की जाए या आउटसोर्सिंग की जाए, या जहाँ पे मुमकिन हो वहाँ पे रिफॉर्म किया जाए। मगर इन तीनों स्टेप्स के अलावा कोई और स्टेप है नहीं है। मौलाना फजल रहमान साहब की कल मुलाकात हुई है नवाज शरीफ साहब से, और इससे पहले कुछ खबरें ये थी कि जब से नवाज शरीफ साहब आए थे मौलाना फजल रहमान मिलना तो चाह रहे थे, मुलाकात हो नहीं रही थी। ये वाकई क्या मामला ऐसा है? कल की मुलाकात, क्योंकि बिलाल कियानी साहब उसमें मौजूद थे, उनसे पूछ लें बिलाल साहब कैसी रही कल की मुलाकात मौलाना फजल रहमान ने नवाज शरीफ? जी अच्छी रही जी, मुलाकात अच्छी रही। और जब से नवाज शरीफ साहब वतन वापस आए हैं तो ये मौलाना साहब के साथ पहली मुलाकात थी। कल हम नवाज शरीफ साहब इस्लामाबाद में उनकी हेयरिंग भी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो उसके बाद मौलाना साहब के घर गए, उनसे मुलाकात हुई। तो जो मौजूदा और माजी के सियासी सूरत हाल रही है उसके ऊपर भी बातचीत हुई, आइंदा इंतखाबात हैं उसके ऊपर भी एक जनरल गुफ्तगू हुई, और उस बात पे डिस्कशन हुई कि किस तरह 2018 से 22 के दरमियान एक पॉलिटिकल मैच्योरिटी के साथ PMLN, JUIF और दीगर जो आपकी सियासी जमातें हैं, किस तरह उन्होंने एक मैच्योरिटी के साथ उस वक्त अपोजिशन की और एक आइनी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के तहत एक मुसल्लत शुदा हुकूमत को हटाया। और फिर उसके बाद जो 16 माह गुजरे जो सख्त तरीन मुआशी हालात में थे, और फिर सैलाब की आफत भी उसमें आई, उस डिफ़िकल्ट वक्त को किस तरह उस इत्तेहादी हुकूमत ने नेविगेट किया। और उसमें भी क्योंकि दोनों जमातें और जमातों की लीडरशिप्स के आपस में एक मैच्योर तरीके से एक मिनिमम कॉमन एजेंडा पे इतफाक रहा, तो उस चीज़ों को नेविगेट कर सके। हालांकि आप जानते हैं कि माजी में इस तरह की कोalition गवर्नमेंट जब हालात इससे बेहतर भी हों तब भी उसको चलाना मुश्किल होता है। तो उसमें शहबाज शरीफ साहब बतौर प्राइम मिनिस्टर ने स्टेयर किया, और जमातों ने आपस में कल तारीफ हुई कि जो 16 माह में आपकी कारकर्दगी रही है। देखिए उस पर उसका भी रिव्यू हुआ, आइंदा इंतखाबात पे भी जनरल गुफ्तगू कि चीज़ें ठीक रही हैं 16 माह। जी देखिए उसमें यकीनन जिस तरीके से मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया गया, जिस तरीके से उन सख्त माशी हालात में अचानक सैलाब की जो आफत आई, उस वक्त जिस तरीके से उसको निपटाया गया, फॉरेन रिलीफ एफर्ट्स की गई, रिकन्स्ट्रक्शन और रिहैबिलिटेशन की जो एफर्ट्स की गई, उसके बाद फिर हुकूमत के जाते वक्त फिर 9 मई जैसा सानिया हुआ, उस टाइम पे मुल्क में इंश्योर करना कि आपका लॉ एंड ऑर्डर उसके बाद डिस्टर्ब ना हो और चीज़ें सेटल हों, और उसके बाद फिर हुकूमत के जाते वक्त 9 माह का $3 अरब का स्टैंड बाय अरेंजमेंट करना, तो इन सब चीज़ों के ऊपर गुफ्तगू हुई। और आगे तारीफ के अलावा भी मौलाना साहब की भी कोई शिकवे शिकायतें थी बाकी जमातों की तरह नून लीग से? जी देखिए जनरल गुफ्तगू हुई आइंदा इंतखाबात के बारे में, तो देखिए ये एक नॉर्मल अमल है जब इलेक्शंस के वक्त हों। आपने देखा कि हमारे पार्टी हेडक्वार्टर्स में MQM का भी वफ्द आया, इसी तरह अब JUI से मुलाकात हुई है। बलोचिस्तान के दौरे पे भी नवाज शरीफ साहब से जो बलोचिस्तान की सियासी जमातें या उनके नुमाइंदे थे बलोचिस्तान के, उनसे भी एक इज्तिमाई मुलाकात हुई। तो ये इलेक्शंस के वक्त एक आम अमल है कि जमातें आपस में मिलती हैं, पॉसिबिलिटीज़ डिस्कस होती हैं, इलेक्शंस की जो रियलिटीज़ होती हैं या जो फैक्ट्स उस वक्त के होते हैं उसके ऊपर गुफ्तगू होती है। जहाँ पे पॉसिबल हो कहीं पे अलायंसेस एक्सप्लोर होती हैं। इलेक्शंस आर नाउ लेस देन 3 months अवे, तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। हमारी जमात नहीं दिया हमारी जमात भी जी नॉर्मल प्रोसेस है। जवाब मैंने आपको बिल्कुल दिया है। ये बताएं मौलाना साहब की भी कोई शिकवे शिकायतें हैं जैसे कि बाकी जमातों की नून लीग से? जैसे मैंने आपसे कहा कि कोई मेरे मौजूदगी में मुझे नहीं याद पड़ता कि कोई शिकायत, एक जनरल गुफ्तगू हुई। और दूसरी बात, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ये मुलाकातें जो हैं ये हमारे ओवरऑल प्रोसेस का नहीं, और उस प्रोसेस के अंदर क्या क्या शामिल है। देखिए 20 नवंबर को हमारी अब तारीख ख़त्म हुई है, डेडलाइन ख़त्म हुई है टिकट्स की एप्लीकेंट्स के लिए अप्लाई करने के लिए। अब उसके बाद अब हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड
बैठेगा और फिर हर एप्लीकेंट का जिसने अप्लाई किया हुआ है उनके इंटरव्यूज़ होंगे। उसके बाद आप देखेंगे हमारी बाकायदा कैंपेन होगी। पॉलिटिकल पार्टी से मुलाकात के अलावा आपने देखा कि नवाज शरीफ साहब लाहौर चेंबर भी गए, उधर बिलखसूस मुआशी मामलात के ऊपर डिस्कशन भी हुई, तजावीज़ भी ली गई। तो हमारी इंटरनल और एक्सटर्नल जो इंगेजमेंट्स है, इसके अलावा डिप्लोमेट्स भी कुछ आके देव कॉल्ड ऑन हमारे पार्टी कायद नवाज शरीफ साहब। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये इस प्रोसेस का हिस्सा हैं और आप देखेंगे कि इसी तरह ही आगे भी सिलसिला चलता रहेगा। इलेक्शंस की हमारी तैयारियां जारी रहेंगी। लेकिन उस पर तनकीद ये होती है कि PMLN और MKM का इत्तेहाद क्यों ज़रूरी है। PMLN की कराची में प्रेजेंस या MKM की पंजाब में प्रेजेंस तो सबको पता है क्या है। इत्तेहाद का फ़ायदा तो कोई नहीं है, वो इत्तेहाद क्यों? एट द सेम टाइम जब बलूचिस्तान की बात करते हैं सवाल ये उठता है कि वो रहनुमा जो पीपल्स पार्टी में जा रहे थे, कुछ चले भी गए थे, अचानक से ऐसा क्या हुआ? ऐसा कौन सा वजीफा नवाज शरीफ साहब ने उनको बताया कि वो PMLN में आ गए? ये देखिए, एक तो मेरे ख्याल से हमें जो ग्राउंड पे नज़र आ रहा है जी, फर्स्ट ऑफ ऑल जो ग्राउंड पे नज़र आ रहा है, मैं भी जेलम में हल्के की सियासत करता हूँ जी, हम देखते हैं ग्राउंड पे अपने कारकुनान के साथ अवाम में जब जाते हैं, इसी तरह दूसरी सियासी जमातें भी ये देख रही हैं कि आइंदा इंतखाबात में इंशाल्लाह नवाज शरीफ साहब चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बन रहे हैं। इंशाल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हुकूमत बना रही है। माहौल आपने बनाया हुआ है, आई एग्री, ये माहौल अवाम के जोर पे बना हुआ है। एट द सेम टाइम नवाज शरीफ साहब को ग्रीन सिग्नल, क्लीन चिट सारी जगह से मिल तो नहीं गई अभी, अवाम से मिल रही है। नहीं, मेरा सवाल ये है, अच्छा सर, अवाम से कैसे मिल रही है? अवाम से कैसे? इलेक्शंस तो हुए नहीं है, वोट तो डले नहीं है, तो फिर कैसे? हमें नजर आ रहा है, हम कंस्टिट्यूंसी बाय कंस्टिट्यूंसी चीजें देख रहे हैं जी, तो आपको ये अवाम से ही पता चल रहा है और आगे हम पुरुमीद हैं जी, हम कॉन्फिडेंट है। इसीलिए नवाज शरीफ साहब ने जब 21 अक्टूबर को भी तकरीर की तो उन्होंने बात की अवाम की मसाइल की, उन्होंने राइट लेफ्ट कोई बात किसी के मतलब किसी के ऊपर तनकीद जो दूसरे क्वार्टर से आ रही है, मगर हमने कोई ऐसी बात नहीं की और हमारा फोकस इलेक्शन से। और देखिए जो आपने बात MQM की देखिए बात यह है कि हमने मुल्क के हर कोने में, हर हिस्से में वो ऑप्शंस एक्सप्लोर करनी है जिससे उस मुल्क के हिस्से को फायदा पहुंच सके। पीपल्स पार्टी को भी मनाए ना सर? नहीं, देखिए बात मनाने की नहीं है। पीपल्स पार्टी के साथ जैसे कि मैंने कहा, जिस तरह JUIF के साथ 2022 से पहले ऑपोजिशन में उनके साथ भी आईनी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए एफर्ट हुई, वो 16 माह में वो साथ रहे। हम उम्मीद कर रहे थे कि वो उसी पोलिटिकल मेच्योरिटी के साथ इलेक्शन कैंपेन में भी अपने आप को कंडक्ट करेंगे, मगर बदकिस्मती से ये पिछले 1.5 माह से ख़ास तौर पे बिलावल साहब से और उनकी जो नीचे एक मीडिया टीम है, उन्होंने लगता है शायद कोई फैसला कर लिया कि उन्हें ये काम करना है। तो आप लोग मना भी तो नहीं रहे ना? नहीं, देखिए हमें मतलब कि हम हर जमात के पास जा रहे हैं, वो आपके पास आ रहे हैं, एक ही पीपल्स पार्टी आपके साथ मुलाकातें तो आगे मुमकिन है काफ़ी सियासी जमातों से हो, मनाने वाली बात ही नहीं, हम तो उन पर बात ही नहीं कर रहे। हम तो बात ही अपने इलेक्शन की, अपनी तैयारियों की, आवाम के इशूज़ की कर रहे हैं। हमारी एक मैनिफेस्टो कमेटी बन गई है जो तफसीली काम कर रही है, उसकी दीगर सब कमेटी। लेकिन आप रिजर्वेशंस दूर भी नहीं कर रहे। वो कहते हैं कि पंजाब में धड़ाधड़ तरक्याती काम जारी है और हम देखते भी मोहसिन नकवी साहब को वो जायजा भी ले रहे हैं, वो इफ्तिताह भी कर रहे हैं। तरक्याती काम नॉर्मली होता नहीं है, कोई ऐसी बात है नहीं कि अब अगर उनको लग रहा है कि आज से उनको हार नजर आ रही है और वो आज से ही उसका नहीं, क्या पंजाब में तरक्याती काम नहीं हो रहा? तो ये उनका जी, पंजाब में तरक्याती काम नहीं, पंजाब में केयरटेकर हुकूमत अपना काम कर रही है जी। जब इलेक्शंस होंगे तो उसके बाद इलेक्टेड गवर्नमेंट आ जाएगी। हम लेकिन जो उनकी तनकीद है कि तरक्याती काम नहीं होने चाहिए, वो हो रहे हैं पंजाब में, उस पर मैं देखिए तो इलेक्शन कमीशन के पास जाएं, आप जाएं सुप्रीम कोर्ट के पास जाएं, आपके पास जो फॉरम जो लाडला प्लस का लेबल वो भी तो लग रहा है एक तरह से, सोशल मीडिया पे भी देखें, आवाम की तरफ से भी है, पार्टीज की तरफ से भी, कि नवाज शरीफ साहब लाडला प्लस हैं। अब तो लाडले को ही 2017 में नाअहल करके फिर जेल भेज के, फिर उसकी जब बीवी बिस्तरे मर्ग पे हो तो बेटी का हाथ थाम के उसको जेल भेजा जाए, फिर बीवी से बात ना करनी दी जाए, फिर जब वो जिला वतन हो तो उसकी बीवी और माँ दोनों फौत हो जाएं और आज वो जिस घर में आए उसमें ना बीवी हो ना माँ हो, और उसके बाद आज भी वो शख्स जब कोर्ट में वापस आया है तो आज फिर से वो कह रहा है कि नहीं, मैं चाहता हूँ कि मेरे केस का फैसला मेरिट के ऊपर हो। आप सारे फैक्ट सामने रखे जाएं, चाहे वो एवनफील्ड केस हो, चाहे वो अल-अज़ीज़िया हो, जो तमाशा इस कौम के साथ किया गया, जो इस मुल्क के निज़ाम अदल के साथ किया गया, उसके फैक्ट सामने रखे जाएं। तो देखिए आज भी वो शख्स कोर्ट में पेश हो रहा है। उस टाइम पे भी 2017-18 में भी जब वो जानता था कि उसके साथ ज्यादती हो रही है, अवाम के साथ ज्यादती हो रही है, वो फिर भी कोर्ट में पेश हुआ। उसने कभी ये नहीं कहा कि मैं कोर्ट नहीं पेश हूंगा, या सिर्फ गुड टू सी यू वाले कोर्ट में आऊंगा, या जब पुलिस लॉफुल अरेस्ट करने आएगी तो मैं टेयर गैस और पत्थर फेंकूंगा लोगों पे। उसने हरगिज ये बात नहीं की। आज भी वो शख्स ही इज कंफर्टेबल विद दिस टाइटल जो दिया जा रहा है लाडला प्लस, या वो चाहते हैं टाइटल हटाया जाए? नहीं, कौन सा टाइटल जी, हम तो पीपल्स पार्टी देती है। आप बात करते हैं, हम टॉक शोज पे आते हैं तो करते हैं, हमारी तो ये देखिए हमारा फोकस हमारी
इलेक्शन की तैयारी है, ठीक है, और अवाम के मसाइल हैं। बाकी अगर किसी ने ये फैसला कर लिया है कि किसी ने डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स करनी है, और आज मैं पीपल्स पार्टी के साथियों को मैं भी टॉक शोज पे कहता हूँ, मैंने कहा जी जितना आप नवाज शरीफ साहब का नाम लेते हैं ना, इतना ही कम से कम जरदारी या बिलावल साहब का ले लें। उनकी आजकल बात का महवर ही नवाज शरीफ है। उनकी तनकीद, उनकी सारी तकारीर नहीं, उनके जहनों पे सवार हो गए। और एक और शख्स भी था जिसके जहन पे सवार था, नवाज शरीफ साहब थे सवार उनकी भी तकरीर का महवर नवाज शरीफ साहब ही रहते थे। उनका अंजाम आज आपने देख लिया है। तो ये आप पीपल्स पार्टी को डरा रहे हैं? नहीं, पीपल्स पार्टी को बिल्कुल अवाम के हिसाब से डरा रहे हैं कि अगर आपने इलेक्शन के दिनों में अपना मंशूर और मैनिफेस्टो और सोल्यूशंस अवाम के मसाइल के मतलब पेश करने के बजाय आपने अपनी मीडिया स्ट्रैटेजी और कैंपेन का महवर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पे तनकीद को बनाना है, तो ये आपको कहीं नहीं पहुंचाएगा। इसमें सिर्फ आपकी क्रेडिबिलिटी का ही लॉस होगा और आपको भी नुकसान होगा और अवाम को भी नुकसान होगा। बहुत शुक्रिया बिलाल साहब, हमारे साथ मौजूद थे, वक्त दिया।